कहानी की शुरुआत में हमें युनशी को दिखाया जाता है जो कि युआन देश की रानी है। अभी वो राजा से कहती है कि आज तो आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था, तो फिर आप मेरे पास कैसे आ गए। राजा कहते हैं कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो उसे दोबारा किस करने लगता है कि तभी ही वहाँ पर कोई आता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी की असली शुरुआत होती है, जहाँ पर राजकुमार शाओचे अपनी वाइफ जियांग सिनली को देखने आया था, क्योंकि जियांग सिनली आज आग में मरते मरते बची थी। वो उठकर सीधा उसे कहती है कि शाओचे तुम यहाँ पर, कि वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। इस पर वो कहती है कि मैं इस युआन राज्य की रानी हूँ, तो मैं जैसे चाहे वैसे तुम्हें बुला सकती हूँ। शाओचे काफी गुस्से से उसका गला पकड़कर उसे कहता है कि क्या पागल हो गई हो, अब तुम रानी बनने के सपने देखने लगी। जियांग सिनली तुम अपने आप को समझती क्या हो। वो सोचती है कि क्या कहा जियांग सिनली, पर मेरा नाम तो युनशी है। फिर वो अपने आप को देखकर सोचती है कि अच्छा तो मैं जियांग सिनली की बॉडी के अंदर आ गई हूँ। शाओचे उससे कहता है कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, तुमसे शादी करके मैंने जियांग फैमिली पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, तुम ये बात कभी भूलना मत। मेरे साथ अच्छे से रहो और कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। युनशी कहती है कि देखो तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। मैं इस राज्य की रानी हूँ और मेरा पति शाओमो यहाँ का राजा है। तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकती हूँ। शाओचे कहता है कि फिर से वही बात, तुम ना ये पागलों वाली हरकतें करना बंद करो और कल के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल रानी का फ्यूनरल है। ये सुनकर तो युनशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि क्या कहा, रानी का फ्यूनरल, यानी कि मैं मर चुकी हूँ। फिर कहानी हमें सीधा 8 घंटे पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर आज युनशी का जन्मदिन था। वो अपने पति शाओमो के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी ही उसे शाओचे की तरफ से एक गिफ्ट रिसीव होता है। युनशी को लगता है कि ये राजा ने भेजा है, इसलिए वो उसे काफी एक्साइटेड होकर देख रही थी। पर जब उसे ये पता लगता है कि ये तो राजकुमार शाओचे ने भेजा है, कि उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। अभी वो अपनी नौकरानियों से बात कर रही थी कि उसे कीड़े मकोड़ों से काफी ज्यादा डर लगता है, और उसने जो ये जेड पहना था उस पर भी हमें काफी हाईलाइट करके दिखाया जा रहा था। रात में उसके जन्मदिन पर सेलिब्रेशन चल रहा था, जहाँ पर उसके पति शाओमो ने युनशी के लिए फायरवर्क्स प्रिपेयर किए थे, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अभी उसका ध्यान आसमान में फायरवर्क्स देखने में था कि तभी ही वहां पर अचानक से आग लग जाती है। युनशी का पैर लकड़ी में फंसने की वजह से वो इस रूम से बाहर नहीं निकल पाती। शाओमो उसे बचाने अंदर जाना चाहता था, मगर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं कि महाराज आप अंदर नहीं जा सकते, वरना आपकी मौत भी हो सकती है। वेल ये सारी बातें युनशी याद कर रही थी। वो कहती है कि तो 8 घंटे पहले मेरी मौत हो चुकी है और अभी मैं जियांग सिनली की बॉडी में आ गई हूँ। तभी ही उसका ध्यान इस जेड की तरफ जाता है। वो कहती है कि इसको तो मैंने पहना हुआ था, तो फिर ये जियांग सिनली के पास कैसे आ गया। तभी ही वहाँ पर नौकरानी आकर उससे कहती है कि आपने जैसा कहा था हमने उसी तरह से वार्म स्पा को रेडी कर दिया है, आप चाहे तो स्पा कराने जा सकती है। अब युनशी को तो वार्म से यानी कि कीड़े मकोड़ों से काफी डर लगता था, इसलिए वो कहती है कि मुझे किसी भी वार्म स्पा में नहीं जाना है। फिर कहानी हमें शाओचे के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, जहाँ पर 8 घंटे पहले शाओचे अपनी ड्यूटी पर था। वो सोचता है कि मैं तो युनशी को उसका बर्थडे विश करने भी नहीं गया। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि युनशी को दुनिया भर की खुशियाँ मिले और वो हमेशा ही हेल्थी रहे। तभी ही उसे लोगों के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पर जाता है कि युनशी आग में फंसी हुई थी, वो उसे बचाने के लिए आग में कूद जाता है। पर जब वो देखता है कि जियांग सिनली आग से डरकर बेहोश हो गई है, कि वो जियांग सिनली को पहले बचाकर वापस लेकर आता है। अभी वो सोचता है कि मुझे तो युनशी को बचाना चाहिए था, फिर मैंने जियांग सिनली को क्यों बचाया, और वो आग पता नहीं वो किसने लगाई होगी। कि तभी ही वहाँ पर नहाने के लिए कोई बाथ हाउस में एंटर करता है, कि वो जल्दी से उसका पैर पकड़ लेता है। दरअसल में वो युनशी थी, वो यहाँ पर नहाने के लिए आई थी। उसे देखकर वो कहता है कि जियांग सिनली तुम यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगी और मुझे सिड्यूस कर पाओगी? देखो तुम्हारा कोई पैतरा मुझ पर काम नहीं करने वाला, इसलिए आगे से मुझे सिड्यूस करने की कोशिश मत करना। ये सुनकर वो सोचती है
कि मेरा पति तो इस देश का राजा है, तो मैं भला तुम्हें सिड्यूस क्यों करूंगी। लगता है कि ये लड़का अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझता है। आगे जब वो नहाने के बाद वापस अपने रूम की तरफ आ रही थी कि देखती है कि शौचे किसी नौकरानी को काफी बेरहमी से कोड़े मार रहा है। ये देखकर वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। शौचे उसे इस तरह से भागते हुए देखकर सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। उस आग वाले इंसिडेंट के बाद से ही ये काफी अजीब बिहेव करने लगी है। शौचे का पर्सनल बॉडीगार्ड उससे कहता है कि योर हाइनेस, इस नौकरानी शुलियान ने आपका कीमती ज्वेलरी बॉक्स चुराने की कोशिश की तो आपको तो उसे मार डालना चाहिए, फिर आपने उसे 2 कोड़े मारकर जाने क्यों दिया। शौचे कहता है कि इस ज्वेलरी बॉक्स को मैंने युनशी को उसके बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दिया था, मगर शुलियान ने उसे चुराने की कोशिश की। तुम्हें नहीं लगता कि ये सस्पिशियस है? मुझे ऐसा लगता है कि रानी युनशी के रूम में किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। तुम उसकी मौत के बारे में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दो। वहीं युनशी अपने रूम में आने के बाद सोच रही थी कि मुझे पता नहीं था कि ये राजकुमार शौचे इतना ज्यादा बेरहम निकलेगा। कोई भला किसी इंसान को इस तरह से कैसे मार सकता है। अभी मैं उसकी वाइफ की बॉडी के अंदर हूँ, तो मुझे उस आदमी से संभल कर रहना होगा। अगले दिन वो अपने ही फ्यूनरल में गई थी, जहाँ पर हुआजियान नाम की अपनी ही एक नौकरानी को देखकर वो सोचती है कि कल इसके पेट में दुख रहा था, इसलिए ये पहले ही घर चली गई थी और इसी तरह से हुआजियान उस इंसिडेंट का शिकार होने से बच गई। फिर वो सोचती है कि मेरे साथ साथ जितने भी नौकर काम कर रहे थे उन सभी की उस इंसिडेंट में मौत हो गई। लगता है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई। वो इंसान चाहता था कि मेरे जन्मदिन पर ही सभी लोग मर जाए। उस इंसान ने मेरे जन्मदिन को ही मेरी मौत का दिन बना दिया। वो काफी क्रूल होगा, पर ऐसा कौन कर सकता है कि तभी ही वहाँ पर शौचे आता है। वो सोचती है कि पक्का वो क्रूल इंसान यही होगा, इसी ने ही आग लगाई होगी। कल जिस तरह से वो शुलियान को मार रहा था, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ऐसा कांड यही कर सकता है। पर इसने मुझे क्यों मारा होगा? क्या इसे राजगद्दी चाहिए? हाँ, यही रीजन हो सकता है। युनशी इस बात को कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए शौचे के रूम में जाकर सबूत ढूंढ रही थी कि तभी ही वहाँ पर उसे ये गिफ्ट मिलता है। वो कहती है कि ये तो शौचे ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था, फिर ये वापस से शौचे के पास कैसे आ गया? कि तभी ही वहाँ पर उसे फटाके बनाने का सामान मिलता है। इसे देखकर वो कहती है कि अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया, आग इसी ने ही लगाई थी। थोड़ी देर के बाद शौचे जब अपने रूम में वापस आता है कि चीजों को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया था। कि पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे नौकरों से पता चला कि यहाँ पर आपकी वाइफ सियांग जिनली आई थी। वो सोचता है कि भला वो मेरे रूम में क्या करने आई होगी। कि तभी ही उसका ध्यान इस फटाके बनाने के सामान पर जाता है कि वो सोचता है कि अब इसको मेरे रूम में किसने रख दिया। रात में युनशे जब घर वापस आती है कि ये उसका इंतजार कर रहा था, वो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर से कहाँ बाहर घूम रही थी। युनशे उसके पास आते हुए कहती है कि मुझे घर में काफ़ी बोरिंग फील हो रहा था, इसलिए मैं तो बस ऐसे ही बाहर टहलने चली गई थी। वैसे तुम यहाँ पर अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों कर रहे हो? चलो साथ में मिलकर पीते हैं। इतना कहकर वो जैसे ही उसे ड्रिंक सर्व करने चाहती कि उसमें जहर मिलाकर सोचती है कि आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। यहाँ पर युनशी को ये लग रहा था कि वो कोई जानलेवा जहर लेकर आई है, मगर वो तो लव पॉइजन था। शौचे जैसे ही बेहोश होता है कि युनशी कहती है कि शौचे तुम नर्क में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कि अचानक से ही वो उठकर कहता है कि तो तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। उसे उठता देखकर वो जल्दी से उस अल्कोहल के प्याले को लेकर उसके सर के ऊपर मार देती है, जिससे शौचे को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे उठाकर रूम में लेकर आता है कि तभी ही वो लव पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू करता है। उस जहर की वजह से शौचे को जिनली का चेहरा युनशी जैसा लग रहा था। वो सोचता है कि काफी सालों पहले जब वो जख्मी हो गया था तब युनशी ने उसकी मदद की थी। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधी थी और उसका काफी दिनों तक ध्यान रखा था। शौचे इसी दौरान युनशी को पसंद करने लगा था, लेकिन उसने अपना चेहरा मास्क की मदद से ढका हुआ था, जिस वजह से युनशी को पता नहीं था कि उसने जिस आदमी की मदद की वो दरअसल में राजकुमार शौचे है। अभी बस वो यही बोले जा रहा था
कि युनशी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो जल्दी से भागकर बाहर आती है एंड सोचती है कि मैं तो इसे काफी बेकार समझ रही थी, पर ये तो अच्छा निकला। अगर शाओचे ने मुझे मारने के लिए वो आग नहीं लगाई थी, फिर ये किसने किया होगा? पर रुको, मैंने तो अभी अभी उसे मारने के लिए जहर दे दिया। वो जल्दी से उस जहर की डिब्बी को उसी जगह पर ढूंढना चाहती है जहाँ पर शुरुआत में वो दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वो सोचती है कि उस जहर की डिब्बी में उसका एंटीडोट लिखा ही होगा, पर वो देखती है कि ये जहर कोई जानलेवा जहर नहीं है बल्कि लव पॉइजन है, और एंटीडोट के नाम पर बस यही लिखा था कि किस करने पर इस जहर का असर खत्म हो जाएगा। जब वो वापस आती है कि शाओचे की ऐसी हालत देखकर उसे याद आता है कि काफी सालों पहले उसने जिस आदमी की मदद की थी वो शाओचे था। अभी उस लव पॉइजन की वजह से शाओचे को काफी हॉट फील हो रहा था, इतना ज्यादा कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद युनशी उसके पास आकर उसे किस करती है ताकि उस जहर का असर खत्म हो जाए। अगले दिन शाओचे ने उसे पकड़ लिया था। वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा करके बस वो उसे डराना चाहता था। जब उसे लगता है कि ये काफी डर गई है कि वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि बताओ, कल रात तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश क्यों की? इस पर युनशी कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें गलती से जहर दे दिया था, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं। पर कल रात मुझे ये पता चला कि तुम रानी युनशी को काफी पसंद करते हो। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि देखो, रानी को तो सब पसंद करते हैं, तुम अपने मन में ये गंदी बातें सोचना बंद करो। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे और रानी युनशी को लेकर अफवाह फैलाई तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इतना कहकर वो उसे छोड़ देता है। वो सोचती है कि शाओचे को मैंने जितना बुरा समझा था ये उतना ज्यादा बुरा है नहीं। वहीं शाओचे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कह रहा था कि तुम शुलियान को जेल से रिहा कर दो और उस पर नजर रखो कि वो किससे मिलती है, क्या करती है। मुझे इन सभी के बारे में रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि युनशी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं इस नौकरानी शुलियान का हाथ है। अगले दिन युनशी के फ्यूनरल में शाओमो आया था। वो कहता है कि मैंने ये सारे लव लेटर तुम्हारे लिए लिखे थे, पर तुम इनको रीड कर पाओ उससे पहले ही तुम तो चल बसी। अब इन सभी को अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वो उन सारे लव लेटर को चला देता है। युनशी, जो कि अभी जियांग जिनली की बॉडी में थी, शाओमो की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया। वो सोच रही थी कि कोई मुझे समझे ना समझे, शाओमो पक्का मुझे समझेगा। मैं आज उसे बता दूंगी कि मैं मरने के बाद अचानक से ही जियांग जिनली की बॉडी में आ गई, मैं अभी भी जिंदा हूँ। फ्यूनरल के बाद पर्सनल बॉडीगार्ड शाओचे के पास आकर उसे बताता है कि शुलियान ने गवाही दी है कि आग लगाने के पीछे आपकी बीवी जियांग जिनली का हाथ है, उसी ने ही रानी युनशी को मरवाया है। यहाँ पर युनशी जैसे ही शाओमो को अपनी सच्चाई बताने छापाती कि शाओमो की बातें सुनकर उसे पता लग जाता है कि जियांग जिनली और शाओमो के बीच में तो काफी सालों से अफेयर चल रहा है। काफी लंबे टाइम से ये दोनों उसकी पीठ पीछे रंगरलियां मनाते आ रहे थे। शाओमो उसे कहता है कि तुमने युनशी को आग में जलाकर मार डाला, अब उसकी मौत का इल्जाम तुम शाओचे पर लगाने वाली हो। तुम तो काफी चालाक निकली, तुमने तो एक ही तीर से दो निशाने मार लिए। युनशी तो मर चुकी है, शाओचे के मरने के बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी ऑफिशियली रानी बनाऊंगा। ये सब कुछ जानकर युनशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने जिस आदमी से इतना ज्यादा प्यार किया था उसी ने ही मुझे धोखा दिया। शाओमो उसे कहता है कि आज रात तो मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजे करने नहीं आ सकता, इसके लिए प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। ये सुनकर युनशी को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी हेयरपिन निकालकर जैसे ही उसे मारने चाहती कि शाओचे आकर उसे रोकता है। शाओचे शाओमो से रजामंदी लेकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अभी वो सोच रही थी कि पिछले 7 सालों से मैं शाओमो को बिल्कुल पागलों की तरह प्यार करती आ रही थी, मगर उसके लिए तो मैं बस उसका एक खिलौना थी। शुरुआत में उसने मुझसे शादी बस इसीलिए की थी क्योंकि वो मेरे फादर के सपोर्ट की मदद से राजा बनना चाहता था। वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर वो शाओमो से कह रही थी
कि मैंने सुना है कि जियांग फैमिली की जियांग जिनली दिखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर वो हरम में आ गई तो तुम तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। इस पर शाओमो कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे सामने दुनिया की कितनी भी सुंदर लड़की क्यों ना आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही तरफ देखूंगा। ये सब कुछ याद करके वो सोचती है कि वो बस मुझसे इस तरह की मीठी मीठी बातें करता रहा और गलती से मैंने इसे प्यार समझ लिया। मैं कितनी ज्यादा इडियट हूँ। शाओचे उसे घर वापस लेकर आया था। वो कहता है कि तुमने युनशी के साथ साथ 20 और लोगों को आग में जलाकर मार दिया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम रानी युनशी से छलती थी इसलिए तुमने उसे मारा? इस पर वो कहती है कि देखो, कोई मुझे फंसाना चाहता है, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। कि शाओचे कहता है कि अभी मैं युनशी की मौत पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर मुझे पता लगा कि युनशी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सोचती है कि शाओचे, पास्ट में मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, अभी मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। शाओमो ने जो कुछ भी मेरे साथ गलत किया है उन सभी का मैं बदला लूंगी। अगले सीन में उसे मिलने के लिए जियांग जिनली की मदर आई थी। वो कहती है कि क्या शाओचे के कहने पर तुमने युनशी को मारा है? इस पर वो कहती है कि माँ, अब ये कैसी बातें कर रही है, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। मदर कहती है कि ये तो अच्छा है, देखो अगर तुम कुछ भी करोगी तो उसका सीधा असर हमारी जियांग फैमिली पर पड़ेगा, इसलिए सोच समझ कर ही कदम उठाना। कि वो कहती है कि डोंट वरी माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे जियांग फैमिली को शर्मिंदा होना पड़े। आगे पर्सनल बॉडीगार्ड आकर बताता है कि शुलियन ने दोबारा गवाही दी है। इस बार उसने बताया है कि जियांग जिनली का अफेयर राजा के साथ चल रहा था और उन्हीं दोनों ने ये सारा आग लगाने का प्लान बनाया। इतना ही नहीं, वो लोग तो इस केस में आपको फंसाना चाहते थे, सभी लोगों को ये बताकर कि युनशी की मौत के पीछे आपका हाथ है। शाओचे को ये सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अभी वो जियांग जिनली कहाँ पर है? अभी युनशी नहा रही थी कि वो उसके पास आकर उसे ये सारी बातें बताते हुए कहता है कि बताओ, मेरे पास एक विटनेस भी है तो तुम क्या कहोगी? युनशी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कि वो कहता है कि इतने सबूत मिलने के बावजूद भी तुम झूठ बोल रही हो। तभी ही अचानक से वो लव पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है। उसकी ऐसी खराब हालत देखकर वो सोचती है कि मैंने ही इसे वो लव पॉइजन दिया था तो अब मुझे ही इसे ठीक करना होगा। इतना सोचकर वो उसे किस करती है। शांत हो जाने के बाद शाओचे उसे धक्का देकर जल्दी से पूल से बाहर निकल जाता है। वापस अपने रूम में आने के बाद वो सोच रहा था, जब वो मुझे किस कर रही थी तो उसके पास से मुझे काफी फेमिलियर सी वाइब आई, मानो जैसे मैं उसे काफी सालों से जानता हूँ। फिर कहानी हमें 7 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर शाओचे एक जनरल था, उसके पास मिलिट्री का पावर था। उसी टाइम पर शाओमो युनशी के फादर की मदद से राजा बना था। शाओमो को अब शाओचे की मिलिट्री पावर उसे छीननी थी, इसलिए उसने बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर उसके पास से मिलिट्री का सील मांगा। शाओचे अपने भाई के साथ पावर को या राजगद्दी को लेकर कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने शांति से वो सील उसे दे दिया एंड कहा कि अब तुम ही आर्मी को संभालो। वेल, ये सब कुछ शाओचे याद कर रहा था। वो कहता है कि उस टाइम पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि शाओमो इस तरह का घटिया और वाहियात इंसान है तो मैं अपनी मिलिट्री की पावर उसे कभी देता ही नहीं। दूसरी तरफ युनशी किसी नौकरानी से पूछताछ कर रही थी और उसे पता लगता है कि शाओमो पिछले 7 सालों से उसके खाने में अबॉर्शन की दवाई मिला रहा है ताकि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। वो याद करती है कि काफ़ी सालों पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी पर उसका बच्चा पेट में ही मर चुका था। इस बात से उसे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उसने भगवान के सामने रोते हुए ये कहा कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को वापस से जिंदा कर दीजिए। अभी शाओमो उसके साथ था और वो उसे झूठा दिलासा दे रहा था। वो कहती है कि कोई भला इतना जाहिल कैसे हो सकता है। शाओमो ने सिर्फ मुझे प्यार में ही धोखा नहीं दिया बल्कि उसने मेरे बच्चे के साथ भी काफी कुछ बुरा किया है। अभी ये सारी बातें सोचकर उसे इतना ज्यादा दुख हो रहा था कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है कि तभी ही वहाँ पर शाओचे आता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो तो उसे उठाकर उसके रूम में छोड़ने जाने वाला था कि तभी ही उसका ध्यान इस चेट पर जाता है। वो कहता है कि ये तो युनशी का था,
फिर इसके पास क्या कर रहा है कि तभी ही अचानक से उसके दिमाग में सारी पुरानी मेमोरीज चलने लगती है एंड उसे समझ में आ जाता है कि उस आग वाले इंसिडेंट के बाद से ही इसका बिहेवियर एकदम से चेंज क्यों हो गया। वो कहता है कि तो तुम युनशी हो। अगले सीन में युनशी जब आंखें खुलती है कि वो घर आ चुकी थी, शाओचे उसे देखकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाता और उससे गले लगा लेता है। वो कहता है कि तुम तो सच में सुनता हो। वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही युनशी हूँ। इस पर वो कहता है कि बस तुम्हारी हरकतें देखकर और इस जेड को देखकर मुझे पता लग गया कि ये तुम ही हो। युनशी कहती है कि मैं मरने के बाद जियांग जिनली की बॉडी में आ गई। मुझे खुद नहीं पता कि यह कैसे हुआ। इस बात पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मगर यही बात सच है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि युनशी ने जब जख्मी शाओचे की मदद की थी तो शाओचे ने उसे शुक्रिया कहने के लिए उसे ये अपना जेट दिया था। अभी वो कहता है कि इस जेट को मुझे किसी कुनलुन पर्वत के साधु ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसके अंदर दैविक शक्तियाँ है। इस जेड को जो कोई भी पहनेगा ये जेड उसके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होने देगा। जब जियांग जिनली ने धोखे से तुम्हें आग में चलाकर मारने की कोशिश की तब इसी जेड की मदद से तुम उसकी बॉडी में आ गई और जियांग जिनली की मौत हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोबारा जन्म इसी जेड की मदद से हुआ है। फिर वो उससे कहता है कि हम लोग जब पहली बार मिले थे तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता था। जब हम दोबारा मिले तब तक तुम शाओमू की वाइफ बन चुकी थी, इसलिए मैंने तुम पर से गिव अप कर दिया था। मगर अभी तुम मुझे वापस से मिली हो तो मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ वो टेरिबल चीज हुई है, मेरे रहते हुए वो दोबारा तुम्हारे साथ नहीं होगा। युनशी उसे रिजेक्ट कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और न ही किसी और को पसंद करना चाहती हूँ। दरअसल में यहाँ पर युनशी के मन में डर बैठ गया था कि शाओमू ने मेरे साथ जो किया, अगर ऐसा मेरे साथ दोबारा हुआ तो इस चीज को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। शाओचे उसके मन को अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। वो कहता है कि भले ही तुमने मुझे मना किया हो, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। अगले सीन में वो शाओमू से मिलने के लिए गई थी। वो उससे कहती है कि पता नहीं क्यों पर आजकल मैं ठीक से सो नहीं पा रही। मुझे युनशी को लेकर काफ़ी डरावने सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा मुझे मारने आ रही है क्योंकि मैंने उसे आग में चलाकर मार डाला था। इस पर शाओमू कहता है कि ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा जैसा कुछ नहीं होता। तुम डरना बंद करो। हम लोगों को अभी शाओचे को अपने रास्ते से हटाना है, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। लेकिन उससे पहले शाओचे के रूम में से तुम्हें मेरे किसी सामान को चुराना होगा। यहाँ पर वो उसे किसी बॉक्स के बारे में बता रहा था। वो सोचती है कि मुझे तो लगा था कि ये जियांग जिनली को पसंद करता है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी तरह ये भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसने मुझसे जिस तरह के झूठे वादे किए, जिस तरह से प्यार के जाल में फंसाया, जियांग जिनली के साथ भी ये बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। जैसे ही इसका मकसद पूरा होगा कि ये मेरी तरह जियांग जिनली को भी अपने रास्ते से हटा देगा। युनशी जब राजमहल से घर जा रही थी कि हरम की एक कॉन्सर्ट वी आकर उसे बुली करने लगती है कि मैंने सुना है कि शाओचे शादी करने के बाद तुम्हारे साथ कभी सोया नहीं, तुम्हें कभी भाव नहीं देता, इसलिए तुम यहाँ राजा को पटाने आई। जियांग जिनली, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। युनशी उसे कुछ कहने चाहती कि वहाँ पर शाओचे बिल्कुल एक हीरो की तरह एंट्री मारते हुए उस कॉन्सर्ट वी की अच्छी खासी डांट लगाता है एंड फिर उसे धमकी देता है कि अगर आगे से मेरी वाइफ को तुमने बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हरम से निकलवा दूंगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। वापस जाते टाइम वो कहता है कि मैं सही टाइम पर आया ना, कि वो कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया, पर आगे से ऐसा मत करना। रात में युनशी जैसे ही सोने के लिए जाने वाली थी कि शाओचे उसके रूम में आकर कहता है कि सभी लोग हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि हमारी शादी को हुए काफ़ी दिन हो गए पर हम लोगों ने साथ में कभी रात नहीं गुजारी, तो मैं इस रूमर को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर युनशी तो डर जाती है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करना चाहता है, मगर वो तो चुपचाप सोफे पर जाकर सो जाता है। ये देखकर युनशी भी अब बेफिक्र होकर सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे अपनी मौत को लेकर काफी बुरे सपने आ रहे थे कि वो किस तरह से आग में जलकर मरी थी। शाओचे उसकी ऐसी
हालत देखकर जल्दी से उसे हक कर लेता है एंड फिर वहीं पर ही सो जाता है। अगले दिन शाओमो का पर्सनल यूनुक आकर उसे बताता है कि कल रात शाओचे और जियांग जिनली ने साथ में रात गुजारी और मैंने सुना कि दोपहर तक दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आया। अभी राजमहल में सभी लोग बस इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शाओमो यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जेलस हो रहा था। तो वहीं इन दोनों के बीच में तो रोमांस चल रहा था। दरअसल में युनशी का पैर फिसलने की वजह से वो गिरने वाली थी कि शाओचे आकर उसे बचा लेता है। शाओचे को अपने इतने ज्यादा क्लोज देखकर युनशी की तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है, पर फिर वो सोचती है कि मुझे शाओचे को लेकर इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। आगे शाओचे किसी पुराने मंत्री से मिलने के लिए गया था। वो मंत्री उसे बताता है कि आपके फादर ने मरने से पहले शाही फरमान में लिखा था कि उसके मरने के बाद राजगद्दी आपको दी जाए, लेकिन उस टाइम पर आप सरहद पर युद्ध लड़ने में बिजी थे कि यहाँ पर क्या हुआ कि शाओमो राजा बन गया। उसने पक्का शाही फरमान में कोई घोटाले किए होंगे। शाओमो पिछले 7 सालों से मुझे मारने के लिए हमलावरों को भेजता आ रहा है और मैं उनसे बचने के लिए बस इसी तरह की भटकती हुई जिंदगी जी रहा हूँ। तो वहीं शाओमो ने युनशी को मिलने के लिए बुलाया था। जब वो वहाँ पर जाती है कि वो कहता है कि मैंने सुना कि तुमने शाओचे के साथ रात गुजारी, आज मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा कि वो शाओचे बेटर है या फिर मैं। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है कि वो इस बॉक्स को नीचे गिरा देती है। इस बॉक्स को देखकर वो तो काफी खुश हो जाता है। वो कहता है कि इसको बचपन में शाओचे ने मेरे पास से चुरा लिया था। युनशी सोचती है कि कितना झूठा है, ये बॉक्स शुरुआत से ही शाओचे का था। घर वापस आने के बाद उसे अपने आप में काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा था क्योंकि शाओमो ने उसे किस किया था। अभी वो ड्रिंक कर रही थी एंड जैसे ही गिरने वाली थी कि शाओचे आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम शाओमो की वजह से दुखी होना, मैं वादा करता हूँ कि मैं सही टाइम आने पर उस शाओमो को उसके किए की सजा दूंगा। तो वहीं शाओमो जैसे ही इस बॉक्स को खुलकर देखता है तो उसे तो लग रहा था कि इसके अंदर राजा का वो आखिरी शाही फरमान होगा, मगर इसके अंदर से तो कॉस्मेटिक पाउडर निकलता है। ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से राजा के उस आखिरी शाही फरमान को ढूंढना होगा, वरना शाओचे बगावत भी कर सकता है। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि युनशी को ये बॉक्स पहले से ही खाली मिला था, तो ये देखकर उसने उसमें पाउडर भर दिया जहर मिलाकर, ताकि जब भी शाओमो गोरा दिखने के लिए पाउडर लगाए तब जहर का असर भी हो। अगले दिन शाओचे युनशी के छोटे भाई को घर पर लेकर आया था। वो उससे कहता है कि कल तुम काफी ज्यादा दुखी थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। डोंट वरी, मैंने इसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और आज के दिन के लिए नौकरों को भी छुट्टी दी है, तो तुम इसके साथ जितना मर्जी चाहे खेल सकती हो। अपने छोटे भाई को देखकर युनशी तो काफी खुश हो जाती है। वो शाओचे को इस चीज के लिए थैंक यू कहती है और ये बंदा बस उसका एक थैंक यू शब्द सुनकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उन दोनों को इस तरह से खेलते हुए देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। 7 साल पहले जब वो उसे पहली बार मिला था तब युनशी इसी तरह से खुश थी। तभी ही पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उसे बताता है कि उस मंत्री पर तो हमला हो गया है। ये सुनकर वो जल्दी से उस मंत्री को हमलावरों से बचाने के लिए चाहता है। युनशी अपने भाई के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद उसे उसके घर छोड़कर जैसे ही वापस आती है कि देखती है कि शाओचे तो जख्मी है। दरअसल में उन हमलावरों को खत्म करने के चक्कर में ही वो थोड़ा जख्मी हो गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से वो उसकी चोट पर पट्टी लगा देती है। शाओमो को पता चलता है कि उसके भेजे हुए हमलावरों को किसने मार दिया। यूनुक कहता है कि जिस तरह से हमलावरों को मारा गया है तो ये काम शाओचे के अलावा और किसी का भी नहीं हो सकता। मैं अभी उसके घर जाकर उसे देखकर आता हूँ। जैसे ही यूनुक यहाँ पर आता है कि युनशी सडनली उसे किस करती है। ये देखकर यूनुक वहाँ से चला जाता है। वेल ये यूनुक तो काफी ज्यादा चालाक था। वो वापस आकर शाओमो को बताता है कि जब मैं वहाँ पर गया तो शाओचे और जियांग जिनली एक दूसरे के साथ सो रहे थे और मैंने ये भी देखा कि शाओचे जख्मी है। ये सुनकर शाओमो दोबारा जेलस हो जाता है। वो कहता है कि जियांग जिनली पता नहीं वो क्या करना चाहती है। अगले दिन वो वापस से युनशी को मिलने के लिए बुलाता है। युनशी देखती है कि इसकी तबीयत तो खराब है, यानी कि उस जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शाओमो जब उसे पूछता है
कि कल रात क्या तुम शौचे के साथ थी। इस पर वो कहती है कि हाँ, भले ही मैं उसके साथ थी, मगर मैं अभी भी तुम्हारी ही साइड हूँ। वो बिल्कुल शौमो के ही अंदाज में मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीत लेती है। आगे युनशी शौचे की दूर से ही बातें सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि क्राउन प्रिंस शौचे है, मगर शौमो राजगद्दी पर बैठा है। यह जानने के बाद वो पूरे नगर में यह अफवाह फैला देती है कि शौमो एक झूठा राजा है। पिछले राजा ने मरने से पहले शौचे को अपनी राजगद्दी सौंपी थी। अभी जो बंदा राजगद्दी पर बैठा है वो एक फेक राजा है। शौचे को जब उस जहर के बारे में पता लगता है कि वो कहता है कि इस जहर को बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा डेंजरस है, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम इस जहर की मदद से शौमो को तो खत्म कर दोगी, पर तुम्हारा क्या? वो कहती है कि मैं बस उस घटिया आदमी को मारना चाहती हूँ। इस चक्कर में मेरी भी मौत हो जाए फिर भी मुझे कोई गम नहीं। मैं एक बार तो मर चुकी हूँ, दोबारा मरने में मुझे कोई डर नहीं लग रहा। ये सुनकर शौमो उसे फोर्सफुली किस करता है। वो उसे दूर धक्का देकर जोर से उसे चाटा मारती है। शौचे उसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। तुम मेरी बिना परमिशन के कहीं भी बाहर नहीं जाओगी। अगले दिन युनशी शौचे से मिलने के लिए आती है। वो ये बात समझ गई थी कि कल शौचे ने उसे इसीलिए डांटा क्योंकि वो उसकी काफी फिक्र करता है। शौचे उससे माफी मांगता है कि कल मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। कि वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो तुम क्यों माफी मांग रहे हो? ये मेरा खुद का डिसीजन था, तो आगे उस जहर की वजह से जो कुछ भी होगा मुझे वो मंजूर है। फिर वो उसे बताती है कि अभी शौमो तुम्हारे फादर के उस छोड़े हुए आखिरी फरमान को ढूंढ रहा है। उसके मिलते ही वो उसे नष्ट कर देगा और तुम्हें युनशी की मौत के झूठे केस में फंसाकर तुम्हें मरवा देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें खत्म करने के बाद वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, ताकि उसका कोई भी दुश्मन जिंदा ना रहे। शौचे कहता है कि फिर तो हमें जल्दी से उस आखिरी शाही फरमान को ढूंढकर सभी लोगों के सामने शौमो का पर्दाफाश करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शौमो इन दोनों से काफी ज्यादा आगे था। अगले ही दिन वो झूठे गवाह और झूठे सबूतों के आधार पर शौचे को रानी युनशी की मौत का जिम्मेदार ठहरा देता है और उसे जेल में डाल देता है। शौचे को एक दिन इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद अगले ही दिन वो उसे फांसी की सजा सुना देता है। आगे उसे जब सजा के लिए सभी लोगों के सामने लेकर आया जा रहा था कि वहाँ पर पर्सनल बॉडीगार्ड और युनशी आकर उसे वहाँ से भगाकर ले जाते हैं। युनशी देखती है कि शौमो ने शौचे को किस तरह से टॉर्चर किया है। उसने उसे सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि उसके जख्मों को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़का। वहीं शौमो ऑर्डर देता है कि जियांग जिनली और शौचे को कहीं से भी ढूंढ निकालो एंड मिलते ही उसे मार डालो। डॉक्टर बताते हैं कि शौचे की इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तो इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी पर्सनल बॉडीगार्ड और युनशी शौचे को लेकर जंगल में आ गए थे। यहाँ पर शौचे का एक पुराना घर था और ये लोग सभी लोगों से छुपते हुए यहाँ पर शौचे का इलाज कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद शौचे को होश आ गया था। ये देखकर युनशी काफी खुश हो जाती है। उसने यहाँ पर एक बात रियलाइज की थी कि अब वो शौचे को पसंद करने लगी है। शौचे को ठीक हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ था कि वहाँ पर शौमो के भेजे हुए हमलावर आ जाते हैं, जिनको पर्सनल बॉडीगार्ड खत्म कर देता है। शौचे उनको देखकर समझ गया था कि वो इस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए वो लोग कैपिटल वापस आ गए थे, जहाँ पर युनशी सीधा अपने छोटे भाई से मिलने के लिए जाती है। उसका छोटा भाई अभी बॉक्स को लेकर खेल रहा था। दरअसल में उसे बचपन से ही इस तरह से ढेर सारे बॉक्स को इकट्ठा करके उसके साथ खेलने का शौक है। तभी ही अचानक से शौचे की नजर इस बॉक्स पर जाती है और उसके अंदर वो आखिरी शाही फरमान था। अगले दिन ये लोग दरबार में जाकर उस शाही फरमान को दिखाकर शौमो को झूठा राजा साबित कर देते हैं। इस फरमान को देखकर सभी मंत्री एक साथ नारे लगाने लगते हैं कि अगर पिछले राजा ने शौचे को क्राउन प्रिंस बनाया था तो राजगद्दी पर वहीं बैठना चाहिए। देखकर लग रहा था कि कोई भी शौमो से खुश नहीं है। शौचे उन सभी मंत्री को यहाँ से जाने को कहता है एंड फिर शौमो से कहता है कि 7 साल पहले मैंने तुम्हें मिलिट्री की पावर दे दी ये सोचकर कि तुम एक अच्छे राजा बनोगे। मैंने उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कभी भी राजगद्दी को लेकर फाइट नहीं की। एक अच्छा राजा हमेशा ही पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, पर तुम तो पावर की आड़ में बिल्कुल अंधे हो चुके हो।
तुमने अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए उन सभी को मार डाला जो कि तुम्हारे रास्ते के बीच में आड़े आ रहा था। कि तभी ही अचानक से शौमो को खून की उल्टी होती है। युनशी उसे उस शहर के बारे में बताती है कि शौमो उसे कहता है कि आज मैं मरने वाला हूँ, मगर मैं राजगद्दी पर बैठकर ही मरूंगा। शाओचे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो, माफ करना पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो सैनिकों से कहलवाकर उसे जेल में डाल देता है। आगे शाओची को राजा घोषित कर दिया जाता है। वो इस सेरेमनी को अटेंड करने के बाद जैसे ही अपने घर वापस लौटता है कि उसे वहाँ पर युनशी का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। युनशी ने उसमें हर चीज के लिए उसे थैंक यू कहा था। वो उसे रीड करने के बाद कहता है कि तुम तो मुझे पसंद करने लगी थी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? शौमो ने जो तुम्हें जख्म दिए, क्या मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया? पर फिर वो सोचता है कि युनशी अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, मैं अभी भी उसे ढूंढ सकता हूँ। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद शाओची को वो कैपिटल के गेट के पास मिल जाती है। वो उसे जोर से आवाज लगाता है कि युनशी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कि युनशी उसे आखिरी गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अभी शाओची को काफी ज्यादा बेबस महसूस हो रहा था कि मैं तो उसे चाहकर भी नहीं रोक पाया। फिर कहानी हमें कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर दो मंत्री आपस में बातें कर रहे थे कि दरबार में आज राजा शादी की बात को लेकर काफी गुस्सा हो गए। उसने कहा कि वो शादी ही नहीं करना चाहते। अगर उसने शादी ही नहीं की तो फिर हमारे देश का अगला वारिस कौन बनेगा? वहीं शाओचे ने शौमो को मारा नहीं था, उसने उसे देश निकाला की सजा दे दी थी। एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि शौमो का वो जो चालाक लोमड़ी टाइप का यूनुक था, उसने जेल के अंदर ही उसे उस जहर की दवाई दे दी थी, जिस वजह से अभी शौमो बिल्कुल ठीक है। ये बंदा बाहर आते ही सीधा ये कहता है कि शाओचे अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं युनशी दूर जंगलों में जाकर अपनी अकेली जिंदगी जी रही थी कि वहाँ पर पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उसे कहता है कि प्लीज आप वापस आ जाइए। शाओचे आपको रोज ही मिस करता है। आपके जाने के बाद तो मानो जैसे उसने हंसना ही बंद कर दिया हो। पर्सनल बॉडीगार्ड की बात मानकर वो जैसे ही कैपिटल वापस आती है कि सभी लोगों की बातें सुनती है। सभी को अगले वारिस के आने का इंतजार है। शाओचे जब देखता है कि युनशी तो वापस आ गई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मगर वो कहती है कि शाओचे तुम मुझे भूल जाओ और किसी और लड़की से शादी कर लो। ये सुनकर वो कहता है कि तो तुम बस यहाँ पर मुझे ये समझाने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे अलावा और किसी के भी साथ नहीं रहना चाहता। युनशी फिर भी उसे दूसरी शादी करने के लिए फोर्स करती है कि वो कहता है कि इस देश का राजा होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इस राजमहल से कहीं बाहर नहीं जाओगी। ये सुनकर युनशी खुद को मारने की धमकी देती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं खुद को मार दूंगी। वो कहता है कि तुम मेरे साथ रहने से ज्यादा अच्छा मरना पसंद करोगी, क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा नापसंद हूँ? अब शाओचे उसे रोकता नहीं एंड उसे जाने देता है। जब वो यहाँ से जा रही थी कि उसे खून की उल्टी हो जाती है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि ये उस जहर की वजह से हुआ है, थोड़े दिन ये कोमा में रहेगी, उसके बाद इसे होश आ जाएगा। शाओचे यहाँ पर समझ गया था कि युनशी उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती थी। युनशी को डर लग रहा था कि वो इस जहर की वजह से बच नहीं पाएगी और शाओचे उसकी मौत को सहन नहीं कर पाएगा। शाओचे दिन रात जगकर उसकी काफी अच्छे से केयर करता है। कुछ दिनों के बाद उसे होश आ गया था। अभी युनशी को अच्छा फील नहीं हो रहा था कि शाओचे उसे लेकर नाइट मार्केट में घुमाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर आने के बाद युनशी काफी खुश हो गई थी। शौमो देखता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश है। वो काफी गुस्सा होकर कहता है कि अब मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। अभी ये लोग मार्केट में घूम ही रहे थे कि युनशी को पता चलता है कि उसके तो पीरियड्स आए हैं। ये देखकर शाओचे उसको पासी के ही घर में लेकर जाता है जहाँ पर एक ग्रैंडमा रहती थी। वो ग्रैंडमा अपने घर में इन दोनों को एक रात गुजारने की परमिशन दे देती है। जब युनशी को पीरियड पेन हो रहा था तो इसे दूर करने के लिए शाओचे बॉइल्ड एग से उसके स्टमक की मसाज कर रहा था। ग्रैंडमा ये देखकर सोचती है कि ये लड़का कितना ज्यादा अच्छा है। वेल उनको ये पता नहीं था कि ये उनके देश का राजा है। आगे हमें दिखाया जाता है
कि शौची ने राजा बनने के बाद अपने राज्य में काफी सारे नियमों को लागू किया। इन नियमों की वजह से उसके देश में बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। उसने टैक्स भी कम कर दिया था। प्रजा के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल भी उसे काफी खुश था। आगे युनशी को पता चलता है कि शौमो ने उसके छोटे भाई को किडनैप कर लिया है। ये देखकर वो जल्दी से अपने भाई को उसे बचाने के लिए चाहती है कि वो कहता है कि अच्छा तो तुम युनशी हो, तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि जियांग जिनली की बॉडी में तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ है, पर डोंट वरी, मैंने तुम्हें एक बार मारा है तो ये चीज मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। इतना कहकर वो उस जगह पर आग लगा देता है। युनशी उसे कहती है कि तुम इस तरह की पागलों जैसी हरकतें मत करो और मेरे भाई को जाने दो। लेकिन ये तो बिल्कुल पागल हो गया था। वो कहता है कि मैं मरूंगा और तुम्हें साथ में लेकर मरूंगा, कि तभी ही उसे एक तीर लग जाता है जो कि शौची ने उसे मारा था। शौची जल्दी से युनशी के भाई को उसे छुड़ाकर बाहर लेकर आता है। एंड जब वापस से युनशी को बचाने जा रहा था कि उसके ऊपर एक बड़ी सी लकड़ी आकर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं शौमो भी इस आग में बच नहीं पाता। युनशी इस जेड को निकालकर कहती है कि भगवान, आपने मेरी एक बार मदद की थी तो प्लीज आप मेरी दोबारा मदद करिए, वापस से शौची को जिंदा कर दीजिए। युनशी ने अभी उस जेड को काफी कस के पकड़ा हुआ था और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है कि युनशी की अचानक से अगले सीन में झाग होती है। अभी उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोचती है कि क्या ये मेरा बस एक सपना था, मगर वो अपने छोटे भाई की उम्र को देखकर समझ जाती है कि वो उस जेड की मदद से समय में पीछे आ गई है। वो कहती है कि 7 साल पहले शौची मुझे इसी दिन पर जख्मी हालत में मिला था और मैंने उसकी मदद की थी। उस टाइम पर तो मैंने शौमो के साथ शादी करके काफी बड़ी गलती कर दी थी, मगर दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो शौची के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर के बाद शौची उससे मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ जिस तरह से देख रहे थे कि हमें पता चलता है कि उस जेड ने अपना काम कर दिया है। अभी इन दोनों के ही मन में एक ही बात चल रही थी कि हम पास्ट को रिपीट नहीं होने देंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।